कुल मिलाकर कहा जाए तो अखंड भारत में ये देश शामिल है जो आपके अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। ये 4 देश और एक भारत, इन पांचों को मिलाकर के अखंड भारत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद में आ जाए, अगर आ जाए तब तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अखंड भारत का जो माला जपते आ रहे हैं, क्या हम लोग जान रहे हैं कि अखंड भारत है क्या, या किन क्षेत्रों को मिलाकर के अखंड भारत के नाम से जाना जाता है? नहीं ना। तो आइए हम लोग इसी को समझते हैं। तो हमारा जो भारतवर्ष है, पहले ये अखंड भारत था। अखंड कहने का मतलब कि इसका कोई टुकड़ा नहीं था, संपूर्ण जगह को मिलाकर के एक भारत था। तो पहला इसका विभाजन होता है 1893 में, जिसमें अफ़गानिस्तान इससे अलग हो जाता है। तो पहला टुकड़ा अलग होता है 1893 में, जो अफ़गानिस्तान के रूप में, और अफ़गानिस्तान भारतवर्ष से अलग हो जाता है। कब? 1893 में। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन है, उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। पहला समझ में आ गया। दूसरा, भारत का टुकड़ा होता है कब? जब म्यांमार 1935 में भारत से अलग होता है, तब। दूसरा टुकड़ा 1935 में जब म्यांमार भारत से अलग होता है। दूसरा टुकड़ा आप देख लिए। ये म्यांमार को इस समय जो है वार्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वार्मा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार को जो है वर्तमान समय में वार्मा देश के नाम से जाना जाता है। सॉरी, पुराने समय में वार्मा के नाम से जाना जाता था, और इस समय जो है किसके? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका दूसरा खंड कब होता है? जब 1935 में वार्मा भारत से अलग हो जाता है। दूसरा खंड कब होता है? जब 1935 में वार्मा भारत से अलग हो जाता है। वार्मा को वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वार्मा को वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। समय बीतता है और वक्त 1947 का आता है, जब मुस्लिम समुदाय अपने जनसंख्या के आधार पर एक अलग देश का मांग करते हैं। तो 1947 में फिर हमारे भारत का एक और टुकड़ा होता है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब भारत को हिंदुस्तान के नाम से और पाकिस्तान नाम का एक अलग देश छंट जाता है। साथ ही साथ जो पश्चिमी वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की मांग की, और जो पूर्वी भारत में जो रहने वाले थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की मांग की। तो पश्चिमी में जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है, जो इस समय पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का रेखा, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है, उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रही यहाँ पे जो एक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो अलग होता है, उस देश को वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। तो फिर वे कौन कौन लोग थे जो भारत को अन्य अन्य नामों से पुकार कर गए, और आज हमारे भारत को अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में हमारा यह वही भारतवर्ष है जो हमारे पुराणों में, महाकाव्यों में भारतवर्ष के नाम से वर्णित है। ध्यान से सुनिए। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच का जो द्वीप है, द्वीप, इस खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराणों में, महाकाव्यों में इस भूमि को भारतवर्ष के नाम से वर्णित किया गया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है, अर्थात भारत के संतान। यहाँ से मतलब हिमालय से लेकर के जो समुद्री क्षेत्र तक फैला हुआ जो भूखंड है, जिसको उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग भारत के संतान कहते हैं। ठीक है, भारतीय के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के निवासियों को भारतीय के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसको भारत की संतान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता गया, इसका नाम भी बदलता गया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, और ये जो है पहले उसी क्षेत्र के किनारे ये विकसित हुआ था। सिंधु नदी क्षेत्र के किनारे ये विकसित हुआ था, जहाँ पे इनका अन्य अन्य नाम पड़ रहा है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। अगर आपसे बताया जाए जो हम भारतवर्ष इसके जान रहे हैं, तो एक नाम आता है भारत, भर आता भारत। भारत जो है एक कबीले का नाम था। कबीला कहने का मतलब कि समूह का नाम था, और उन्हीं लोगों के समूह के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। क्या रखा गया? भारत रखा गया। ऐसा एक और बात इसमें आता है कि प्राचीन काल में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। भरत जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो दो बातें यहाँ पे आपके सामने में आता है। पहला, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत थे वो बहुत ही महान और प्रतापी थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा कि इस क्षेत्र में सबसे पहले भारत समूह के लोग निवास करते थे, उसी के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। चलिए, जम्बू द्वीप एक और नाम इसका उभर करके सामने आता है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। तो थोड़ा जम्बू द्वीप को समझते हैं। जम्बू का मतलब होता है जामुन, जम्बू का मतलब होता है जामुन, और द्वीप का मतलब होता है द्वीप, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूमि हो। 3 ओर से जो घिरा हुआ भूमि होता है, 3 ओर से जो भूमि जल से घिरा हुआ रहता है, उसको द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जम्बू द्वीप, अर्थात जामुन वृक्षों का जो द्वीप था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो एक तो बीच में आता है कि जम्बू द्वीप इसका नाम क्यों पड़ा, तो जामुनों के वृक्ष जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। फिर सामने जब आप आते हैं तो ईरानी लोग यहाँ आते हैं और सिंधु नदी को जोड़कर इस क्षेत्र का नामकरण करते हैं। अर्थात ईरानी लोग जब आते हैं और सिंधु नदी के किनारे जो व्यक्ति बसे हुए रहते हैं, उनको सिंधु नदी के साथ जोड़ करके इस क्षेत्र का नामकरण करते हैं और उनका नाम दे देते हैं हिंदू। वे सिंधु को सिंधु नदी नहीं कह करके इस नदी को हिंदू के नाम से कहने लगे, और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया, और साथ ही साथ इस क्षेत्र को ये ईरानियों ने हिंदू कहा। क्या कहा? मतलब कि भारतवर्ष को ईरानियों ने हिंदू के नाम से पुकारा। ठीक है, चलिए, यूनानी आते हैं, ईरानी के बाद यूनानी आते हैं, और यूनानी इस भूमि को इंदे के नाम से बोलते हैं। इंदे के नाम से बोलते हैं। अब ये क्या है कि मेन कॉज है कि ये सिंधु नदी के किनारे ये क्षेत्र विकसित हुआ था। ठीक है, तो यूनानी जब आते हैं तो इस भूमि को इंदे के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? इंदे के। यूनानी आते हैं तो इंदे के नाम से बोलते हैं, और जब अरबी आते हैं तो इसी क्षेत्र को हिंद का नाम देते हैं। अरबी आते हैं तो इसी क्षेत्र को हिंद का नाम देते हैं। तो आपने देखा जम्बू द्वीप, आपने देखा हिंदू, और फिर आपने देखा इंदे, और एक जो आपके अरबी आते हैं वे इस जगह का नाम हिंद बताते हैं। इस जगह का नाम क्या बताते हैं? हिंद बताते हैं। और आपको बताया जाए कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया, और जब अंग्रेज आए तो इसी यूनानी शब्द इंदे के आधार पर अंग्रेज हमारे देश को इंडिया कहे। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। अब अरब जो है, अरबवासी जो थे इस क्षेत्र को हिंद कहते थे। अरबवासी इस क्षेत्र को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। क्या कहते थे? हिंद कहते थे।
अब आपके सामने में आता है यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने यूनानी भाषा इंदे, जो इंदे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसी के आधार पर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो हमारे देश को इंडिया के नाम से बोलने लगे और उसके साथ साथ इंडिया जो है प्रसिद्ध हो गया, इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो अखंड भारत में ये देश शामिल है जो आपके अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। ये 4 देश और एक भारत, इन पांचों को मिलाकर के अखंड भारत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद में आ जाए, अगर आ जाए तब तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।